4 अक्टूबर 1957 की रात दुनिया सो रही थी और फिर वो आवाज सुनाई देती है, एक छोटी सी बीप रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जो हर जगह सुनाई दे रही थी। असलियत में सोवियत यूनियन ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था जिसका नाम था स्पुतनिक 1। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, ये एक मैसेज था, एक वार्निंग थी, एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था, बिना एक भी गोली चलाए। और उसी रात से शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे डायनामिक, सबसे डेंजरस कंपटीशन, जिसमें दो सुपर पावर्स ने अपनी पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य दांव पर लगा दिया। ये है कोल्ड वॉर की स्पेस रेस की कहानी। स्पेस रेस कोल्ड वॉर का एक छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूरोप एक बर्बाद जगह थी। शहर राख हो चुके थे और जर्मनी पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन उसी तबाही के मलबे के नीचे एक खजाना छुपा था। नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ ऐसा बनाया था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ V2 रॉकेट्स की। ये दुनिया की पहली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थी और जो देश इस रॉकेट की टेक्नोलॉजी को हासिल करता वो फ्यूचर में सबसे आगे होता। अमेरिका और सोवियत यूनियन ये बात अच्छे से जानते थे। दोनों साइड ने फैसला किया कि वो उन साइंटिस्ट को हासिल करेंगे। फिर अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन पेपर क्लिप कहा जाता है। इस ऑपरेशन में सैकड़ों नाजी साइंटिस्ट को अमेरिका ले जाया गया। लेकिन सबसे कीमती इंसान जो अमेरिका को मिला उसका नाम था वेनर वॉन ब्रॉन। ये वही साइंटिस्ट था जिसने हिटलर के लिए V2 रॉकेट डिजाइन किए थे। वॉन ब्रॉन अमेरिका का फ्यूचर था और वो उन्हें स्पेस में ले जाने वाला था। सोवियत भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी जर्मन साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी को हासिल किया। लेकिन उनका असली हीरो कोई जर्मन नहीं था, उनका हीरो एक सोवियत था, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में दुनिया को दशकों तक पता नहीं था। उसका नाम था सेर्गी पाव्लोविच कोरोलेव। सोवियत मानते थे कि कोरोलेव इतना इंपॉर्टेंट है कि उसे एक टारगेट बनाया जा सकता है और सोवियत यूनियन ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर 1947 में शुरू हुआ कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। अमेरिका कैपिटलिज्म में यकीन रखता था और सोवियत कम्युनिज्म में। पर सीधी वॉर करने का मतलब था न्यूक्लियर वॉर। तो दोनों देशों ने एक दूसरे को हर फील्ड में कंपटीशन देना शुरू कर दिया, जिसमें स्पेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया। लेकिन सवाल यह है कि स्पेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? ये इसलिए क्योंकि अगर तुम इतना पावरफुल रॉकेट बना सको जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज सके तो वही रॉकेट किसी भी देश पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी गिरा सकता है। और यहीं से शुरू हुई स्पेस रेस। 4 अक्टूबर 1957 बेकानूर कोस्मोड्रोम कजाकिस्तान। एक रॉकेट R7 लॉन्च पैड पर खड़ा था। उसके ऊपर एक छोटा सा फुटबॉल के साइज के जितना स्फीयर था जिसका वजन 83 किलोग्राम था। नाम था स्पुतनिक 1। काउंटडाउन शुरू हुआ, इंजन दहाड़े और रॉकेट आसमान की तरफ निकल पड़ा। 58 मिनट बाद स्पुतनिक ने एक पूरे धरती का चक्कर लगाया और वो जो बीप आपने वीडियो की शुरुआत में सुनी थी वो उसी सैटेलाइट की आवाज थी। जब अमेरिका को ये पता चला तो शॉक की लहर पूरे देश में फैल गई। पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई। CIA ने ब्रीफिंग शुरू की। पहले तो अमेरिका ने कहा कि ये सिर्फ एक छोटा सा बॉल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अंदर से अमेरिका डर चुका था। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई, सोवियत कॉन्कर स्पेस, इज अमेरिका सेफ नाउ, रशियंस आर वॉचिंग अस फ्रॉम अबव। लेकिन सोवियत यूनियन यहाँ रुका नहीं, ये तो बस एक शुरुआत थी। सिर्फ एक महीने बाद 3 नवंबर 1957 को सोवियत यूनियन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। स्पुतनिक 2 लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं थी। इस बार इसमें एक पैसेंजर भी था, एक जीवित प्राणी जिसका नाम था लाइका। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ और लाइका स्पेस में पहुंची। लेकिन लाइका कभी वापस नहीं आ सकती थी। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि उसे सेफली वापस लाया जा सके। सोवियत ऑफिशियल्स ने पब्लिक में कहा कि लाइका 7 दिन बाद ऑक्सीजन खत्म होने से शांत होगी। लेकिन सच ये था कि लाइका कुछ ही घंटों बाद ओवरहीटिंग की वजह से मारी गई। लेकिन लाइका ने वो नींव रख दी जिसके ऊपर आगे के सारे ह्यूमन मिशंस खड़े हुए। फिर अमेरिका ने जवाब में लॉन्च किया अपना US का वॉनगार्ड प्रोग्राम, जिसमें एक सैटेलाइट लॉन्च होना था। दुनिया को दिखाना था कि अमेरिका भी किसी से पीछे नहीं है। 6 दिसंबर 1957 केप कनेवरल फ्लोरिडा। पूरी दुनिया इस मिशन को लाइव देख रही थी। रॉकेट पैड पर खड़ा था। काउंटडाउन शुरू हुआ, इंजन दहाड़े और रॉकेट आसमान की तरफ जाना शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ 2 सेकंड बाद रॉकेट पैड पर वापस गिर गया और एक्सप्लोड हो गया। पूरी दुनिया ने इसे लाइव देखा। न्यूज में इसे रिपोर्टर्स ने नाम दिया फ्लॉपनिक। अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी। जनवरी 1958 में एक्सप्लोरर 1 लॉन्च हुआ
और ये एक सक्सेसफुल मिशन था। फिर उसी साल प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हिस्ट्री को बदलने वाला था। उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नासा। मिशन क्लियर था, सोवियत को स्पेस में पीछे छोड़ना। 1959 में जब अमेरिका अपना पहला सैटेलाइट प्रॉपरली लॉन्च करना सीख रहा था तो सोवियत यूनियन ने अपनी नजर चांद की तरफ मोड़ ली थी। जनवरी 1959 में लूना 1 लॉन्च हुआ। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो मून के इतने करीब गया, मून के ऑर्बिट को मिस किया और सोलर ऑर्बिट में जाकर गायब हो गया। ये पहली बार था जब कोई इंसानी चीज इतनी दूर गई हो। फिर इसी साल सितंबर 1959 में लूना 2 लॉन्च हुआ और उसने वो काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। मून के सरफेस पर एक क्रैश लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं, क्रैश लैंडिंग। लूना सीधा मून के सरफेस से टकराया। फिर अक्टूबर 1959 में लूना 3 ने कुछ ऐसा किया जो हिस्ट्री बन गई। उसने मून की डार्क साइड की फोटोज खींची, वो साइड जो धरती से कभी दिखाई नहीं देती थी। दुनिया हैरान थी कि सोवियत स्पेस में हर जगह पे पहले नंबर पे थे। दूसरी तरफ नासा का अगला मिशन था प्रोजेक्ट मरकरी। गोल सिंपल था, एक इंसान को स्पेस में भेजो और वापस जिंदा लाओ। लेकिन पहले वो कंफर्म करना चाहते थे कि लिविंग बीइंग स्पेस में सेफ है या नहीं। इसलिए जनवरी 1961 में एक हैम नाम की चिंपैंजी को स्पेस में भेजा गया। ये एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट मिशन था। हैम स्पेस में गया और वापस जिंदा लौट आया, जिससे अमेरिका को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन ने फिर से दुनिया को एक झटका दे दिया। 12 अप्रैल 1961 वोस्टॉक 1 नाम का स्पेसक्राफ्ट रॉकेट के ऊपर था, जिसके अंदर एक इंसान था जिसका नाम था यूरी गैगरिन। 29 साल का एक यंग एयरफोर्स पायलट। रॉकेट इग्नाइट हुए और यूरी गैगरिन स्पेस की तरफ बढ़ चले। धरती का एक पूरा चक्कर लगाया और 108 मिनट तक स्पेस में रहे और दुनिया के पहले इंसान बन गए जो स्पेस में गया हो, जिसने धरती को ऊपर से देखा हो। मॉस्को में सेलिब्रेशन शुरू हो गई, ऐसी सेलिब्रेशन जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। यूरी गैगरिन को हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का खिताब मिला। उस दिन अमेरिका में एक शांति थी, एक दर्दनाक शांति, लेकिन ये शांति कुछ ही वक्त की थी। 5 मई 1961 अमेरिका ने अपना पहला ह्यूमन मिशन लॉन्च किया, जो प्रोजेक्ट मरकरी के अंडर ही था। एलन शेफर्ड नाम का एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में गया और 15 मिनट बाद सेफली धरती पर लौट आया। वो धरती के ऑर्बिट में नहीं गया, बस ऊपर गया और वापस लौट आया। उस दिन अमेरिका में भी बहुत सेलिब्रेशन हुई। जॉन एफ कैनेडी जो सिर्फ जनवरी में प्रेसिडेंट बने थे, ये सब देख रहे थे। 25 मई 1961 कैनेडी ने कांग्रेस के सामने खड़े होकर एक ऐसा चैलेंज दिया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. चांद पर इंसानों को भेजना और वो भी इस डेकेड के अंदर और वापस सेफली लाना। पूरे हॉल में एक मोमेंट के लिए शांति छा गई थी। इस चीज से नासा का बजट बढ़ा दिया गया, ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को रिक्रूट किया गया। उनके पास एक गोल था, चांद। एक डेडलाइन थी इस डेकेड के अंत तक और एक सपना था चांद पर कदम रखना। फिर आया 20 फरवरी 1962। जॉन ग्लेन नाम का एक अमेरिकन पहली बार अर्थ के ऑर्बिट में गया, 3 चक्कर लगाए और 5 घंटे तक स्पेस में रहा और सेफली वापस लौट आया। इस मिशन ने अमेरिका को और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। जब अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा था तो सोवियत यूनियन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 16 जून 1963 वैलेंटीना ट्रेशकोवा एक पैराशूटिस्ट वोस्टॉक 6 में बैठकर स्पेस में गई। 3 दिन तक वहां रही और धरती के 48 चक्कर लगाए और दुनिया की पहली महिला बन गई जो स्पेस में गई हो। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अमेरिका को 20 साल और लगे पहली महिला को स्पेस में भेजने के लिए। फिर आया 18 मार्च 1965। वॉशकॉर्ड मिशन लॉन्च हुआ और अलेक्सी लियोनोव नाम का एक कॉस्मोनॉट स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकला ओपन स्पेस में और दुनिया का पहला स्पेस वॉक किया। 12 मिनट तक वो स्पेस में उड़ रहा था, या ये कहिए कि वो स्पेस में चल रहा था। लेकिन वापस आते वक्त मुश्किल हो गई। स्पेस सूट प्रेशर की वजह से फूल गया और वो हैच के अंदर फिट ही नहीं हो रहा था। फिर लियोनोव ने सूट का प्रेशर मैन्युअली कम किया। ये बहुत डेंजरस था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसी तरह हाथ पांव मारते हुए वो आखिरकार हैच के अंदर घुस ही गया। वो ऑलमोस्ट मर सकता था, लेकिन वो अंदर आया और उसने हिस्ट्री बना दी। जब सोवियत यूनियन मिशन पर मिशन कर रहा था तो अमेरिका चांद तक जाने की तैयारी में लगा था। जून 1965 अमेरिका ने पहला स्पेस वॉक किया। एड वाइट 20 मिनट तक स्पेस में चलते रहे।
फिर मार्च 1966 में जेमिनाई 8 लॉन्च हुआ, जिसमें पहली बार 2 स्पेसक्राफ्ट्स को एक दूसरे के साथ डॉक किया गया। लेकिन फिर थ्रस्टर्स मेलफंक्शन होने लगे, स्पेसक्राफ्ट स्पिन करने लगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिखाई और उसे मैन्युअली कंट्रोल किया, लेकिन मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। लेकिन जनवरी 1966 में सोवियत साइंटिस्ट सेर्गी कोरोलोव सर्जरी के लिए गए थे। ये एक रूटीन ऑपरेशन था, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस देखी और कोरोलोव सर्जरी के टेबल पे ही चल बसे। उस दिन सोवियत स्पेस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनका जीनियस अब उनके साथ नहीं था। इसके बाद सोवियत स्पेस प्रोग्राम्स कभी भी पहले जैसे सक्सेसफुल नहीं रहे। उनके बाद सोवियत ने N1 रॉकेट, जो सोवियत को स्पेस में ले जाने वाला था, वो फेल होता गया। 4 बार लॉन्च हुआ, लेकिन बार बार रॉकेट एक्सप्लोड होता रहा। सोवियत का चांद जाने का सपना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका पूरे जोरों शोरों से चांद पे उतरने की तैयारी में लगा था। वो उस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। लेकिन सपनों की भी कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत बहुत ज्यादा होती है। 27 जनवरी 1967 लॉन्च पैड कैनेडी स्पेस सेंटर, अपोलो 1 का टेस्ट चल रहा था। 3 एस्ट्रोनॉट्स गस ग्रिजन, एड वाइट और रॉजर शेफे स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे थे। ये एक रूटीन चेकअप था, कोई लॉन्च नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क निकली। स्पेसक्राफ्ट के अंदर प्योर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर था। उस छोटी सी स्पार्क ने पूरे स्पेसक्राफ्ट में आग लगा दी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने हैच को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो खुल ही नहीं पाया। 17 सेकंड तक वो लोग कोशिश करते रहे और उसके बाद शांति छा गई। तीनों एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही जल कर मर गए। इस इंसिडेंट से नासा थम गया। पूरे प्रोग्राम पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने जांच शुरू की। कुछ इंजीनियर्स ने रेजिग्नेशन भी दी। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब वर्थ इट नहीं है, इस प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम रुका नहीं। अपोलो को फिर से डिजाइन किया गया। 18,000 चेंजेस किए गए। प्योर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को हटा दिया गया। हैचेस को चेंज किया गया और ऐसे हैच बनाए गए जो सिर्फ 5 सेकंड में खुल सके। फिर आया 21 दिसंबर 1968 अपोलो 8 लॉन्च हुआ। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, फ्रैंक बोरमैन, जिम लॉवेल और विलियम एंडर्स। पहली बार कोई ह्यूमन अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ने वाला था और चांद तक जाने वाला था। स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ा और चांद की तरफ निकल पड़ा। ये 3 दिन का सफर था और फिर चांद के ऑर्बिट में एंट्री होनी थी। 24 दिसंबर 1968 क्रिसमस ईव की रात को चांद के ऑर्बिट में एंट्री होती है और एस्ट्रोनॉट्स लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। विलियम एंडर्स एक अर्थराइज की फोटो भी खींचते हैं। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से ये चांद को इतने पास से देख रहे थे और ये एक सक्सेसफुल मिशन होता है। तीनों एस्ट्रोनॉट सेफली वापस लौट आते हैं। फिर आया 16 जुलाई 1969 का दिन। सैटर्न वी रॉकेट कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होता है। उसके ऊपर था अपोलो 11, जिसके अंदर थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन्स। सैटर्न वी रॉकेट इग्नाइट होता है और आसमान की तरफ निकल पड़ता है। अपोलो 11 रॉकेट से अलग होता है और चांद की तरफ निकल पड़ता है। फिर से 3 दिन का सफर और फिर चांद के ऑर्बिट में एंट्री। लेकिन इस बार एस्ट्रोनॉट सिर्फ चांद को देखने नहीं वाले थे, वो चांद पे उतरने भी वाले थे। जी हाँ, प्लान ये था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरेंगे और माइकल स्पेसक्राफ्ट में बैठकर उनका इंतजार करेंगे और टेस्ट करेंगे। 19 जुलाई 1969 को चांद के ऑर्बिट में एंट्री होती है और 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ईगल लूनर मॉड्यूल में बैठकर चांद पर उतरना शुरू करते हैं। लेकिन नीचे जाते वक्त कंप्यूटर ओवरलोड होने लगता है और एरर दिखाने लगता है। इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं। लेकिन नासा देखता है कि क्रिटिकल सिस्टम्स काम कर रहे हैं और मिशन को अबॉर्ट नहीं किया जाता। फिर फ्यूल लो होने लगता है। जो लैंडिंग स्पॉट चुना गया था वो बहुत पथरीला और क्रेटर से भरा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और लैंडर को खुद से गाइड किया और एक सेफ स्पॉट चुना। लैंडर में सिर्फ 60 सेकंड का फ्यूल बचा था, लेकिन ईगल लैंडर उससे पहले ही चांद पर लैंड हो गया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, ह्यूस्टन बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 की रात 10:56 आर्मस्ट्रॉन्ग ने हैच खोला, सीढ़ी उतारी और धीरे धीरे नीचे आए और फिर पहला कदम चांद पर रखा। बज एल्ड्रिन भी उनके पीछे धीरे धीरे नीचे उतरे। 2 घंटे 25 मिनट तक वो लोग चांद पर रहे, एक्सपेरिमेंट्स किए, अपना फ्लैग लगाया और रॉक्स कलेक्ट की और वापस सेफली लौट आए। ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था।
अमेरिका ने वो कर दिखाया था जो शायद लोग सपने में सोच रहे थे। सोवियत यूनियन ने ऑफिशियली इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। असलियत में स्पेस रेस खत्म हो चुकी थी। अमेरिका ने चांद को जीत लिया था। इसके बाद भी अपोलो ने कई मिशंस किए। अपोलो 12 और अपोलो 14 में भी मून लैंडिंग्स हुई। जुलाई 1971 को अपोलो 15 में एक लूनर रोवर को ले जाया गया, एक छोटी सी कार। डेविड स्कॉट और जेनर इरविन ने 28 किलोमीटर तक उस कार पे ड्राइव किया। फिर अपोलो 16, 17 ये लास्ट टाइम था जब कोई ह्यूमन चांद पर गया हो। आज 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई और चांद पर नहीं उतरा। अपोलो 13 में एक ट्रेजेडी होते होते रह गई थी। इस पे मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अपोलो मिशन के बीच में सोवियत ने अपना वेनेरा प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जो पहला प्रूफ था जिसने किसी प्लेनेट पर सक्सेसफुली लैंड किया हो। मैंने इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। साल था 1975, कोल्ड वॉर अभी भी चल रहा था, लेकिन स्पेस रेस ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। फिर 1975 में हुआ अपोलो सोयूज टेस्ट। एक अमेरिकन अपोलो और एक सोवियत सोयूज स्पेसक्राफ्ट ने एक दूसरे के साथ डॉक किया, स्पेस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। दोनों साइड के एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स एक दूसरे के स्पेसक्राफ्ट में गए, और उसी का ही नतीजा है कि आज एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं। दोनों देशों ने इस चीज की शुरुआत की थी और ये आज भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट स्पेस रेस की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।